नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अफेयरपीडिया पर। आज का तारीख है 14 जून 2024 और इस दिन के करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। यू डोंट ऑलवेज नीड अ प्लान, समटाइम्स यू जस्ट नीड टू ब्रीथ, जस्ट ट्रस्ट, लेट गो एंड सी व्हाट हैपेंस। बिल्कुल सही बात है। कभी कभी कुछ भी शुरू करने से पहले जरूरी नहीं है कि प्लान का ही आवश्यकता हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप डीप सांस ले, अपने पर भरोसा रखें और बस कर दे। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है फ्रेंड्स, है ना। कई बार लोग प्रिपरेशंस करने से पहले बहुत बड़ा प्लानिंग करते हैं, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। लेकिन कोई कोई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो बिना सोचे समझे बस तैयारी में लग गए और वो सक्सेस भी हो जाते हैं। इसीलिए तो प्लानिंग हर समय, प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशंस, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप जस्ट सोचिए मत, करते रहिए। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व रक्तदाता दिवस ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आज के दिन ही विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखिए, 14 जून को ये मनाया जाता है, ठीक है, हर साल। और ये रक्त और रक्त उत्पादों के महत्व, रक्तदान की आवश्यकता, रक्त आधान की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बार का थीम क्या है? तो देने का जश्न मनाने के 20 साल, रक्तदाताओं को धन्यवाद। ये याद रखिएगा, वर्ड जो ब्लड डोनर है उसको धन्यवाद कह रहा है। तो देने के लिए, देने का जश्न मनाने के लिए 20 साल, रक्तदाताओं को धन्यवाद, ये इस बार का थीम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस 20वीं वर्षगांठ दुनिया भर के रक्तदाताओं को वर्षों से उनके जीवन बचाने वाले दान के लिए धन्यवाद देने के लिए मनाई जा रही है। यानी कि 20वीं वर्षगांठ है और उन लोगों को धन्यवाद देने के लिए मनाई जा रही है जो हमेशा से ब्लड डोनेट करके दूसरों की जान बचाए हैं। ठीक है, तो ब्लड डोनर को धन्यवाद। आप लोग भी और हमारे तरफ से भी जो भी ब्लड डोनर है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच पाती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने विश्व रक्त दिवस की स्थापना की थी। तो पहली बार कब स्थापना इसका हुआ था? 2004 में, ये याद रखिएगा। और कार्ल लैंडस्टीनर को ये इस दिन का जयंती मनाया जाता है। इसीलिए आपको मालूम होगा कि जो ब्लड ग्रुप है उसका खोज जो है वो कौन किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर किया था, ये याद रखिएगा। देखिए, ब्लड ग्रुप ABO रक्त समूहों की खोज और वर्गीकरण किया था कार्ल लैंडस्टीनर, है ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद 2004 के बाद 2005 में WHO के द्वारा आधिकारिक तौर पर एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में यह नामित कर दिया गया। ठीक है, तो स्थापना 2004 में, लेकिन वार्षिक कार्यक्रम के रूप में 2005 से शुरू हुआ। 1919 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी और रेड क्रिसेंट सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस जो है सोसाइटी और रेड क्रिसेंट सोसाइटी, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। और यही 1919 जो वर्ष है, यहाँ पे आपको मालूम होगा कि भारत में जलियांवाला बाग जो कांड, हत्याकांड हुआ था, वो भी हुआ था। ठीक है ना। अच्छा, इसका लक्ष्य जो है वो लोगों को स्वस्थ, सुरक्षित रूप से रक्तदान करने की आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, ये याद रखिएगा। रक्त एक संयोजी उत्तक है, यानी कि तरल पदार्थ है। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व जैसे आवश्यक पदार्थ पहुंचाता है। एक औसत व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। तो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ब्लड के सहायता से ही हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की प्रवाह होती है। आपको मालूम होगा कि जब ब्लड में मतलब रक्त का थक्का जम जाता है, तभी हम लोग क्या है, सांस नहीं ले पाते हैं, और इससे क्या होगा? कार्डियक अरेस्ट होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक होने का ज्यादा चांसेस रहता है।
तो ये 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए, अब हम लोग जून का फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जून का 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को ही विश्व माता पिता दिवस मनाया जाता है। 2 जून को इटली की गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और आपको मालूम होगा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में गए हैं और यहाँ पे G7 का मीटिंग हो रहा है ना। G7 का मीटिंग जो है वो कहाँ पे हो रहा है? इटली में होता है, हो रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इटली में। ठीक है, 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है? आगे की ओर देखना। ठीक है, 2 जून को तेलंगाना के स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 जून 2014 को ही तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2014 से 2024 तक का 10 साल का एग्रीमेंट हुआ था कि संयुक्त राजधानी हैदराबाद होगा, तेलंगाना का भी और आंध्र प्रदेश का। लेकिन अब वो 2024 में ये दिन 10 साल पूर चुका है, इसलिए अब आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती होगी। ठीक है, 3 जून को विश्व बाईसाइकिल दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है? साइकिलिंग के माध्यम से स्वास्थ्य, समानता और स्थिरता को बढ़ावा देना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद इस बार का थीम क्या है? भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। ठीक है, उसके बाद 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है? नई गहराइयों को जगाना। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय पुरालेख दिवस मनाया जाता है। 11 जून को विश्व और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय और शांति और विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये पहली बार मनाया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है ना, ये याद रखिएगा। और इस बार का थीम क्या है? शांति और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। ठीक है, शांति और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल, ये इस बार का थीम है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ देखिएगा 12 जून को, कल हम लोग जो डिस्कशन किए थे, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है? अब बाल श्रम को समाप्त करें, यानी कि बहुत कम छोटे-छोटे लोग जो है वो बाल श्रम करने में जुटे हुए हैं। हम लोग कल इसमें आंकड़ा भी दिए थे कि बहुत सारे लोग जो है वो बाल श्रम करते हैं, तो उसी को रोकने के लिए 12 जून को ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और 14 दिन को अभी हम बताए कि विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो ये अभी तक का जून का महत्वपूर्ण दिवस है, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री अभी कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहन चरण मांझी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, मोहन चरण मांझी। और इनसे पहले जो 24 साल तक जो उड़ीसा के सीएम रहे हैं वो नवीन पटनायक रहे हैं, ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका सही आंसर है मोहन चरण मांझी, ऑप्शन नंबर डी। बीजेपी नेता मोहन चरण मांझी जो है वो भुवनेश्वर के जनता मैदान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, उसके बाद कनक वर्धन सिंह और प्रभाती परिदा उप मुख्यमंत्री बनी है। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के कोयंझोर से 4 बार विधायक है। वो 2000, 2004, 2019 और 2024 में उड़ीसा के कोयंझार से चुने गए हैं। ठीक है, इस बार भी चुने गए हैं। मोहन मांझी उड़ीसा में पदों और सेवाओं के रिक्तियों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अधिनियम के तहत गठित एससी/एसटी स्थायी समिति के सदस्य भी थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 147 सीटें जीती हैं, 147 में से 78 सीटें जीती और बीजू जनता दल पार्टी, जो कि नवीन पटनायक जी की पार्टी थी, उनको मात्र 51 सीटें मिली है। तो इसमें जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो गया बीजेपी, ये याद रखिएगा, नहीं तो पहले गठबंधन का सरकार में ही रहते थे। ठीक है, और जबकि कांग्रेस यहाँ पे 14 सीट जीती है। नवीन पटनायक 5 मार्च 2000 से लेके 5 जून 2024 तक उड़ीसा के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं और ये 15वें मुख्यमंत्री बने हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। 15th सीएम ऑफ उड़ीसा। ठीक है, चलिए मोहन मांझी। ठीक है, चलिए मोहन चरण मांझी। अब यहाँ पे देखिए, ये सरपंच से सीएम तक का सफर, ये 1997 में सरपंच थे, फिर 1997 में भाजपा उड़ीसा आदिवासी मोर्चा के सचिव बने, 2000 में भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने और 2019 में पार्टी का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए मोहन चरण मांझी और ये प्रभाती परिदा ये उप मुख्यमंत्री है और कनक वर्धन सिंह
ये उप मुख्यमंत्री हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये 12वीं पास है, ये परा स्नातक है और ये स्नातक है यानी कि ग्रेजुएट है, ये याद रखिएगा। चलिए, ठीक है। अब उड़ीसा आया है तो उड़ीसा के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। उड़ीसा के स्टैटिक फैक्ट्स, अगर हम लोग मैप में उड़ीसा को देखें तो आप देखेंगे ये उड़ीसा जो है ये बे ऑफ बंगाल से सटा एक राज्य है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। और यहाँ पे इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, इसका वर्ग जो क्षेत्रफल है वो 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करता है, ये देखिए बे ऑफ बंगाल से सीमा सीमा साझा करता है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद उत्तर में झारखंड से तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से सीमा करता है, साझा करता है। तो देखिए उत्तर में ये झारखंड हो गया और यहाँ पे दक्षिण में ये आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता है, ये याद रखेगा। राज्य दिवस 1 अप्रैल 1936। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, और ये जो कि आज ही है, और राज्यपाल जो है वो रघुवर दास है। ये कल शपथ लिए हैं ये मोहन चरण मांझी। और प्रथम मुख्यमंत्री HK महताब हैं, महताब थे। और राज्यपाल सर जॉन ऑस्टिन हबैब थे, हब बैब हब बैक। ठीक है, ये प्रथम राज्यपाल थे। चलिए, अब यहाँ पे जनसंख्या लगभग 4.20 करोड़ है, जिसमें से लगभग 2.2 करोड़ जो है वो पुरुष जनसंख्या है और 2 करोड़ महिला जनसंख्या है। साक्षरता दर यहाँ पे लगभग 73% साक्षर है ये यहाँ का राज्य, और जिसमें से लगभग 81.5% महिला पुरुष जो है वो साक्षर है और महिला 64% साक्षर है। लिंग अनुपात के अनुसार 979 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भाषा यहाँ पे उड़िया बोली जाती है, और जो जिला है वो यहाँ पे 30 है। और जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है वो कटक हाई कोर्ट है, ये याद रखेगा। विधानमंडल एक सदनात्मक है, यानी कि विधानसभा है केवल, विधान परिषद नहीं है। तो इसमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या 47, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 21, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10। राजकीय पशु सांभर है, राजकीय पक्षी जो है वो हुदहुद है। राज्य दिवस 1 अप्रैल अभी बता दिया। प्रमुख त्योहार पुरी का रथ यात्रा, जगन्नाथ मंदिर यहीं पे फेमस मंदिर है। ठीक है, मकर मेला, और उड़ीसी जो लोक नृत्य है वो यहीं पे होता है। उत्पादन में लौह अयस्क और केंद्रीय चावल अनुसंधान जो कि कटक में स्थित है, ये यहीं पे उड़ीसा में है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है, वो भी उड़ीसा में ही स्थित है। नरसिंह देव ने कोणार्क का सूर्य मंदिर, वो जो कि ये मंदिर बनवाया था, ये याद रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर यहीं पे स्थित है। ठीक है, और ये उड़ीसा का नंदन कानन वन्य प्राणी अभयारण्य जो कि भुवनेश्वर में है, ये सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि सफेद चीते कहाँ पाए जाते हैं, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में नंदन कानन जो वन्य जीव अभयारण्य है वहां पे पाया जाता है। उड़ीसा का प्राचीनतम नाम जो है वो कलिंग था। कलिंग, आप लोग कलिंग नाम सुने होंगे। ठीक है, कलिंग युद्ध होता था पहले। ठीक है, ये याद रखेगा। मयूरभंज, क्वेंझार तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें उड़ीसा में स्थित है। और यही मयूरभंज है जहां से हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो आती हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मयूरभंज से ये जो राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट, ये आती है उड़ीसा के मयूरभंज से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए, पुरी की जगन्नाथ रथ मंदिर जो है वो महाशिव गुप्ता याताती द्वितीय ने कराया था, ये याद रखिएगा। महाशिव गुप्ता याताती ने कराया था। उड़ीसा के चांदीपुर जिले में स्थित बालासोर प्रक्षेपास्त्र प्रशिक्षण केंद्र है। यानी कि उड़ीसा के चांदीपुर से भी हम लोग जो DRDO के द्वारा कुछ ना कुछ टेस्टिंग करते रहता है, तो वो भी यहाँ पे ही है उड़ीसा में, ये याद रखिएगा। ठीक है, बालासोर, और यही बालासोर है जहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट भी हुआ था। तो ये अभी तक का स्टैटिक फैक्ट्स आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपको क्या बता रहे हैं। एक क्वेश्चंस के साथ आपको स्टैटिक फैक्ट्स सारे याद हो जा रहे हैं, जिसमें आपको लिंग अनुपात से लेके जितना भी स्टैटिक फैक्ट्स एक मतलब राज्य दर्शन में होते हैं वो सारे चीज यहाँ पे हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, चलिए।
इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हाल ही में सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो अभी हाल ही में अभिजीत किशोर जो है इनको नियुक्त किया गया है चेयरमैन ऑफ सेल्यूलर ऑपरेटर्स एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ये याद रखिएगा। COO अभिजीत किशोर को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जून 2024 से प्रभावी 2025 कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। भारतीय एयरटेल के मुख्य नियामक अधिकारी, ठीक है, राहुल वत्स COI के उपाध्यक्ष होंगे। 2023 में भारत के दूरसंचार उद्योग में प्रमुख विकासों में निम्नलिखित शामिल है। 5G और दूरसंचार अधिनियम 2023 का राष्ट्रव्यापी रोल आउट किया गया। भारत 6G का विजन जो है अनावरण है, यानी कि अब भारत जो है 6G पर ज्यादा फोकस कर रहा है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पहल के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है। वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस का उन्मूलन, ठीक है। कक्षु एप्लीकेशन का शुभारंभ, ये सब सारे काम हुए हैं। उसके बाद COAI दूरसंचार, इंटरनेट प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा कंपनियों के लिए अग्रणी उद्योग निकाय है। इसका गठबंधन अगर बात करें, इसका जो गठन है 1995 में एक पंजीकृत है गैर सरकारी सोसाइटी के रूप में किया गया था, और यह भारत की शीर्ष दूरसंचार कंपनियां रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ये याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? तो किशोरे बने हैं। क्या नाम है इनका? अभिजीत किशोर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में पुरुषों के लिए जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो पुरुषों के लिए जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी जो है वो भारत करेगा 2025 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है भारत, ठीक है। भारत जो है वो पुरुषों का जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट का आयोजन दिसंबर में किया जाएगा। इसका अंतिम संस्करण 2023 में मलेशिया के कोलालमपुर में आयोजित किया गया था, यानी कि 2023 के बाद 2025 में ये हो रहा है, ठीक है। और पहले मलेशिया में हुआ था, अब भारत में होगा। पहली बार हॉकी जूनियर विश्व कप 24 टीमें शामिल होंगी इसमें। 2023 में जर्मनी फ्रांस पर 2-1 से जीत के साथ विजेता बना था, तो जर्मनी जो है वो जीता था और रनर अप फ्रांस बना था। 2023 में स्पेन और भारत क्रमश तीसरे और चौथे स्थान पर रहे थे, यानी कि स्पेन तीसरे स्थान पर और भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा था। एक ऐसा समय भी था जो भारत जो है हॉकी के जादूगर, आपको मालूम होगा कि मेजर ध्यानचंद जी को जाना जाता है, ये याद रखिएगा। और जर्मनी के हिटलर उस समय जादूगर को ऑफर दिया था, खुला ऑफर कि आप हमारे तरफ से खेलिए, आपको जो चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अतीत में भारत ने 2013 में नई दिल्ली में, 2016 में लखनऊ में और 2021 में भुवनेश्वर में 3 बार टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। भारत 2016 का संस्करण जीता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, ये 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में फिक्की के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? तो फिक्की के डायरेक्टर जनरल ज्योति विज को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ज्योति विज, ठीक है। ज्योति विज ने तत्काल प्रभाव से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि फिक्की के महानिदेशक के पदभार ग्रहण कर लिया है, ठीक है। विज जो है वे वर्तमान में फिक्की में अतिरिक्त महानिदेशक है, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। अब फिक्की के बारे में बात करें, अच्छा, ये फिक्की की स्थापना 1927 में GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास की सलाह पर की गई थी। इसका प्राथमिक लक्ष्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय व्यवसायों को हित को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना था, ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और शीर्ष व्यापक गैर सरकारी संघ, व्यापारी संघ है, ये याद रखिएगा, फिक्की, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1927 में इसकी स्थापना की गई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। चलिए, ये है ज्योति बीज, आप ये देख सकते होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा स्थान है? यानी कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? तो अभी जो भारत का रैंक है ये 2 फिसल गया है। पहले, इससे पहले भारत का रैंक 127 था, मतलब 2023 में 127 था,
लेकिन अब ये फिसल करके 129 हो गया है। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 2024 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक 129 हो गया है, जो कि ये 2 अंक जो है इसकी कमी आई है। ठीक है, 2 अंक जो है भारत का थोड़ा-सा बेकार हो गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 2 पायदान फिसलकर 129वें स्थान पर पहुंच गया है। आइसलैंड ने रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। उसके बाद फिनलैंड है, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है और स्वीडन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में भारत जो है ये 65वें स्थान पर है। भारत ने 2024 में अपने लिंग अंतर का 64.1% कम कर दिया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। चलिए, अब शैक्षिक प्राप्ति और राजनीतिक सशक्तिकरण मापदंडों में गिरावट के कारण भारत का 127वें से घटकर 129वें स्थान पर आ गया है। आर्थिक भागीदारी और अवसर पैरामीटर स्कोर में सुधार हुआ है। इस रैंकिंग में यूके 14वें स्थान पर था, जबकि यूएस जो है वो 43वें स्थान पर है। ठीक है, दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान भारत 5वें स्थान पर था, जबकि पाकिस्तान अंतिम स्थान पर है। तो अगर दक्षिण एशिया में बात किया जाए तो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद भारत जो है वो 5वें स्थान पर था। ठीक है, दक्षिण एशिया में अगर बोले कि टॉप कौन किया है, तो वो कौन किया है? बांग्लादेश किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 146 देशों के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में सूडान आखिरी स्थान पर है। तो सबसे लास्ट में सूडान, सबसे फर्स्ट में आइसलैंड। ठीक है, भारत की रैंक 129। दक्षिण एशिया में टॉप पर कौन? बांग्लादेश। दक्षिण एशिया में भारत का रैंक 5वां। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स देख लेते हैं। जैसे टाइम्स हायर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में फर्स्ट रैंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को आया है, अमंग द इंडियन इंस्टीट्यूट, मतलब भारत में ही। ठीक है, ये याद रखेगा। अगर पूरा वर्ल्ड में देखा जाए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो यूके का टॉप पे है, और उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का दूसरा पे है, और उसके बाद यूएसए का मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी यानी कि एमआईटी, मैसाचुसेट जो है वो यूनिवर्सिटी जो है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तीसरे स्थान पर है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में ये भारत पहले स्थान पर है, और इसको रिलीज कौन करता है? तो चैनलाइजेस और क्रिप्टो एनालिसिस फर्म करता है। इसमें भारत पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर नाइजीरिया और तीसरे स्थान पर वियतनाम। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई में ये इसको रिलीज कौन करता है? तो यूएनडीपी करता है, और इसमें भारत का रैंक 134, टॉप स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2023, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी एंड द अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशिएंसी इकोनॉमी करता है। कर्नाटक टॉप पर है, कर्नाटक जो है इसमें टॉप किया है। जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, और जेंडर गैप इंडेक्स अलग है, जेंडर इक्वलिटी इनइक्वलिटी इंडेक्स अलग है। ये इसमें भारत की रैंक 108 है, डेनमार्क टॉप पर है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 इसको रिलीज करता है ब्रांड फाइनेंस, और इसमें सेकंड जो है वो मुकेश अंबानी का रिलायंस है। फर्स्ट रैंक जो हाउटेंग मा ऑफ चाइना बेस्ड टेंसेंट है, ये याद रखेगा। ठीक है, हुरोन ग्लोबल रिच इंडेक्स में हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। भारत इसमें तीसरे स्थान पर है और चाइना फर्स्ट पर है। वुमेन बिजनेस एंड लॉ ये 2024 ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा रिलीज किया जाता है, और 113वां स्थान भारत का है, इसमें बेल्जियम टॉप पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये हेनले एंड पार्टनर्स इन पार्टनर्स विद द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ ये रिलीज करता है, और इसमें भारत का रैंक 85वां है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान एंड सिंगापुर ये संयुक्त रूप से टॉप स्थान पर है। ठीक है, जिसका पासपोर्ट इंडेक्स अच्छा होगा उसका देश का जनता मैक्सिमम देशों में बिना पासपोर्ट का जा सकता है। ठीक है, बिना वीजा का जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2024 ये इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी किया जाता है, जिसमें भारत का रैंक जो है 67 है। स्वीडन इसमें टॉप पर है। फीफा रैंकिंग में भारत के रैंकिंग जो है 117 है, अर्जेंटीना टॉप पर है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स एंड मतलब रिपोर्ट्स रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर
का अनुमान क्या लगाया है? तो जीडीपी जो दर है वो विश्व बैंक के अनुसार भारत का जो जीडीपी है वो 6.6% होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये नहीं होगा, 6.6% ये अनुमान लगाया है। जीडीपी वृद्धि दर जो है वो भारत का फोरकास्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। ठीक है, भारत दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हालांकि विश्व बैंक ने जून ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2025 और वित्तीय वर्ष 2027 के लिए विस्तार की गति धीमी होकर 6.7% की स्थिर औसत वार्षिक वृद्धि उम्मीद है। लेकिन अभी 25 के लिए अनुमान लगाया है 6.6। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसका स्थापना किया गया था 1945 में। ठीक है, इसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। इसको ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को। ठीक है, चलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में पंडित राजीव तारानाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया 11 जून को। ठीक है, मैसूर में निधन हुआ है। वह किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये जो है ये सरोद वादक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पंडित राजीव तारानाथ, इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये जो है कर्नाटक से बिलोंग करते थे। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये क्या बजाते थे? तो सरोद वादक थे। ये याद रखिएगा, सरोद वादक। ठीक है, इनको कर्नाटक में 1996 में राज्य उत्सव पुरस्कार, 1998 में चौदैया मेमोरियल पुरस्कार, 2018 में राजीव 2018 में संगीत विद्वान पुरस्कार और 2019 में नदोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये याद रखिएगा। ठीक है, 2019 में पद्मश्री और 2000 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इनको पद्मश्री 2019 में मिला है। ठीक है, ये है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनका अभी 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, कर्नाटक का बात आया है तो कर्नाटक का भी स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। इसकी प्राचीनतम नाम जो है वो मैसूर था। बेंगलुरु इसकी राजधानी है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कर्नाटक में, ये कर्नाटक है जो कि भारत का मैप में आप देख सकते हैं। ये वाला कर्नाटक आंध्र प्रदेश से भी सीमा साझा होता है, महाराष्ट्र से भी होता है, तेलंगाना से भी होता है, तमिलनाडु से भी होता है और केरल से भी होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और उसके बाद अरब सागर से भी इसका सीमा साझा होता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है और वर्तमान में राज्यपाल जो है वो थावरचंद गहलोत हैं। 1 नवंबर की राज्य दिवस मनाया जाता है। कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो केसी रेड्डी थे। ठीक है, याद रखिएगा। कर्नाटक के प्रथम राज्यपाल एच.जे. वाडियर थे। इसकी जनसंख्या 6.10 करोड़ है। पुरुष जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है और 3 करोड़ महिला के भी है। साक्षरता दर जो है लगभग 75.5% है, जिसमें से 82.5% पुरुष की साक्षरता दर है और महिलाओं की साक्षरता दर 68% है। लिंग अनुपात 973 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। जनसंख्या घनत्व 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मुख्य भाषा यहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय बेंगलुरु है। बेंगलुरु को ही हम लोग वेटिकन सिटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखिएगा। आईटी हब वही है। ठीक है, आईटी हब। ठीक है, चलिए। बेंगलुरु में हम्पी है, बीजापुर है, हुबली है और प्रमुख लोक नृत्य यक्षगान यहाँ पे मनाया जाता है। टीपू सुल्तान का मकबरा बीजापुर का गोल गुम्बज यानी कि यहीं पे है। ठीक है, और जलप्रपात यानी कि गरसप्पा जलप्रपात ये भी यहीं पे कर्नाटक में है, जो कि सारावती नदी पर है मैसूर में। तुंगभद्रा अभयारण्य और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नागरहोल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, ये सब कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। सॉरी, इसमें है क्या बोलते हैं, कर्नाटक में है। ठीक है, बांदीपुर, नागरहोल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पे विधानसभा जो है ये द्विसदनात्मक है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 224, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 28 और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 12। राजकीय पशु स्लेंडर लॉरिस है। राजकीय पक्षी
धनेश है। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव में की थी, जो कि कर्नाटक में ही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, जोग जलप्रपात, ये गरसप्पा, इसको मैसूर में स्थित है, गरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है। बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर और सिलिकन सिलिकन सिटी भी कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा विशाल गुंबज बीजापुर का गोल गुंबज है। कर्नाटक में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थित स्थल कौन कौन सा है? तो हम्पी है, जो कि 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी विजयनगर बीजिंग के बाद दूसरा सबसे बड़ा मध्ययुगीन शहर था। नोट: संविधान द्वारा राज्य को एक सदनीय या द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का विकल्प प्रदान किया गया है। वर्तमान में केवल 6 राज्य हैं जहां पे द्विसदनात्मक मौजूद हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधानमंडल जो है वो द्विसदनात्मक है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। पहले 7 हुआ करता था, लेकिन अब जो है जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया है, इसलिए अब 6 राज्य बचे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली हु टुक द ओथ एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो अभी अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? पेमा खांडू बने हैं। और आपको मालूम होगा कि अरुणाचल प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश का पेमा खांडू तो हो गए, आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू बने हैं। ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे पेमा खांडू जो है, ये पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश की तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए हैं, लगातार तीसरी बार। ठीक है। चौवन मीन ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। शपथ समारोह में ये कन्वेंशन दोरजी खांडू कन्वेंशन हॉल में आयोजित किया गया था। बाकी सारे चीज तो यहाँ पे है। देखिए, 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी 46 सीट जीती है। पेमा खांडू निर्विरोध जीतने वाले 10 उम्मीदवार में से एक हैं। ठीक है, यानी कि इनका कोई भी विरोध नहीं किया। ये है पेमा खांडू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के तीसरी बार लगातार ये मुख्यमंत्री बने हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने 2 सीटें जीती हैं और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। पेमा खांडू 2016 में पहली बार सीएम बने थे और वो 5वीं बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, लगातार तीसरी बार है और ऐसे 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईटानगर इसकी राजधानी है। ठीक है, और आपको अरुणाचल प्रदेश एकदम यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी चाइना से भी शेयर होता है, यानी कि तिब्बत से, असम से शेयर होता है, नागालैंड से शेयर होता है, भूटान से शेयर होता है। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, तिब्बत से, चीन से, असम से, नागालैंड से, म्यांमार से और भूटान से शेयर होता है। राज्य दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। वर्तमान राज्यपाल कैवल्य विक्रमे पटनायक बने हैं। ये याद रखिएगा, पटनायक। ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो है वो पेमा खांडू थुंगन थे। अरुणाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के राजा थे। अरुणाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल विश्व नारायण सिंह थे। और उच्च न्यायालय यहाँ पे गुवाहाटी है, ये याद रखिएगा। ठीक है। और राजकीय भाषा अंग्रेजी बोली जाती है। जनसंख्या यहाँ पे लगभग कितना बोलेंगे, 13,82,611 करोड़, मतलब 13 लाख टोटल है। 13,82,611 है। उसके बाद पुरुष जनसंख्या लगभग 0.07 करोड़ और महिला जनसंख्या 0.06 करोड़, आधा आधा। दशकीय वृद्धि दर यहाँ पे 26% है। जनसंख्या घनत्व दर जो है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और लिंग अनुपात 938 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। ठीक है। उसके बाद पुरुष कुल साक्षरता दर जो है वो 65.4% है। पुरुष साक्षरता दर ये 72% है। ये जो है ना, ये राज्य का होगा। और महिला साक्षरता दर है 57% है, 57.5%। विधानसभा यहाँ पे एक सदनात्मक है। विधानसभा है केवल 60 सदस्य। विधानसभा के सदस्यों की संख्या, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 1, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 2। ठीक है। राजकीय पशु ताकिन है। राजकीय पक्षी पीकॉक
फैंजेंट है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय पार्क जो है ये नामदफा राष्ट्रीय पार्क है, ये याद रखिएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अभयारण्य ईटानगर, लाली, पक्कू तथा मोआ है। यहाँ पे नदियां सुबनसिरी, सियांग, कामेंग, लोहित और तिरप है। ठीक है। दर्रे यहाँ पे अगर बात करें तो चौमिन, दीप दर्रा, ठीक है, ये सब सारे यहीं पे इम्पोर्टेंट है। जिलों की संख्या 20 और जनजाति यहाँ पे मिसमी जनजाति, मोनपा जनजाति, डफला जनजाति, आबर जनजाति, तागिन जनजाति, बोरी, उसके बाद ये भी आमतानी, मिरी। देखिए इसमें मिस्पी जनजाति बहुत ज्यादा फेमस है, ये याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए पर्यटन स्थल में आप यहाँ पे देखिए, अच्छा मुख्य फसल जो है ये धान है। कृषि जो है 80% यहाँ पे कृषि। मुख्य त्योहार न्योंग, लोसर खान। लोसर त्योहार जो होता है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये याद रखिएगा। अरन प्रमुख खनिज जो है वो कोयला, कच्चा तेल, डोलोमाइट, चूना पत्थर, यहाँ पे प्रमुख खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था पेमा खांडू, इसे याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने समुद्र में सटीक टाइम कीपिंग प्रदान करने के लिए पोर्टेबल परमाणु घड़ी विकसित किया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस देश के शोधकर्ताओं के द्वारा पोर्टेबल पोर्टेबल परमाणु पोर्टेबल है ना, परमाणु घड़ी विकसित किया गया है ना, पोर्टेबल एटॉमिक क्लॉक। तो ये किया गया है नन अदर देन भारत के शोधकर्ता के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारत के शोधकर्ताओं के द्वारा ये घड़ी विकसित किया गया है, और जो कि समुद्र में सटीक समय की जानकारी देने के लिए ये पोर्टेबल परमाणु की विकसित की गई है, घड़ी की विकसित की गई है। जर्नल नेचर में प्रकाशित एक नए अध्ययन में एक अलग तरह की पोर्टेबल ऑप्टिकल परमाणु घड़ी पेश की गई है, जिसका उपयोग जहाजों पर किया जा सकता है। यह समुद्र पर आधारित ये सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाली ऑप्टिकल घड़ी है, और ऑप्टिकल टाइम कीपिंग में एक महत्वपूर्ण प्रगति की प्रतिनिधित्व करती है। परमाणु घड़ियां ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस का एक महत्वपूर्ण घटक है, ये याद रखेगा। शोधकर्ताओं ने अप्रैल 2022 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी में समुद्र में परमाणु घड़ियों का प्रारंभिक प्रशिक्षण किया था। ऑप्टिकल परमाणु घड़ियां अधिक सटीक होती है। यह दो मुख्य तरीकों से उच्च सटीकता प्राप्त करने के लिए सुसंगत प्रकाश का उपयोग करता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये भारत विज्ञान एवं शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे के शोधकर्ता एक एस्ट्रोट्रियम ऑप्टिकल परमाणु घड़ी विकसित करने में काम कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। चाहे वो आप किसी भी एग्जाम्स के लिए एग्जाम्स प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, सभी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन मतलब इसी क्वेश्चंस के साथ हम लोग सेशन का समापन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।